हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन शर्मा और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल। और ये बोर्ड केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और सीबीएसई में इसका वेटेज है 7 मार्क्स का। और आप इस वीडियो को देखकर अपने 7 मार्क्स एकदम अश्योर कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है बायोमोलिक्यूल। देखिए ये बायोमोलिक्यूल 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। पहला आप सिंपली देख पा रहे हो, दिस इज बायो एंड द सेकंड वन टर्म इज मॉलिक्यूल। तो बेटा बायो का मतलब आप सब जानते हैं, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। तो लिविंग मॉलिक्यूल मतलब जो हमारी बॉडी के लिए, जो लिविंग बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, रिपेयर के लिए जरूरी है, उन्हें कहा जाता है बायोमोलिक्यूल। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए बेटा इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, देन हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन, हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन, ये सारे बायोमोलिक्यूल हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड, और भी हैं बायोमोलिक्यूल, लेकिन हम लोग अपने यहाँ क्लास 12th केमिस्ट्री में बस यही चीज पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं हम लोग, एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए कार्बोहाइड्रेट की एक ओल्ड डेफिनेशन है एनसीईआरटी में और एक न्यू डेफिनेशन है। तो मैं आपको सीधे सीधे देखिए यहां बता दूं। सबसे पहले ओल्ड डेफिनेशन में क्या बताया गया है, ओल्ड डेफिनेशन में बताया गया है आपको कि कार्बोहाइड्रेट सिंपली मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। आप जानते हो हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, वाटर। तो देखिए हम लोग यहां पर एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, CxH2O का होल y। मतलब अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, सिंपली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो, किसको, CxH2O का होल y, इसको जो फॉलो करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा बेटा C6H12O6, ये ग्लूकोज है, हम लोग सब जानते हैं। अच्छा मैं इसको इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो C6 और यहां पर H2O का होल 6, दैट मीन्स ग्लूकोज इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। चलिए ऐसे मैं यहां पर अब एक कंपाउंड लेता हूं, देखना दिस इज एसिटिक एसिड, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो C2H4O2। और अगर मैं इसको इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाता है C2H2O का होल ट्वाइस। तो इसका मतलब ये जो एसिटिक एसिड है वो भी इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। तो एसिटिक एसिड तो लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हैं हमारे पास, जैसे रैमनोज, जैसे कौन सा है, रैमनोज, इसका फॉर्मूला है C6H12O5। देखिए देखिए C6H12O5, और ये कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन आई है मेरे पास, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और कुछ ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन तो नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा न्यू डेफिनेशन पर, जो सभी कार्बोहाइड्रेट जिसको फॉलो करते हो। तो न्यू डेफिनेशन क्या कहती है, पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन पर आऊंगा। देखिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का बेटा एक एग्जाम्पल आता है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, ये होता है C6H12O6। और ग्लूकोज के जैसा ही एक दूसरा बड़ा कॉमन कार्बोहाइड्रेट आता है आपके पास, फ्रक्टोज, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, C6H12O6, ठीक है। अच्छा जब मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तब हम लोग इसकी न्यू डेफिनेशन को पकड़ पाएंगे। देखना जरा, तो बेटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये है, हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को, देखते जाइए आप लोग। यहां पर ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये 5 कार्बन एटम और ये लास्ट में आ गया 6 कार्बन एटम। और अगर मैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाऊं, देखिए तो फ्रक्टोज की ये बनती है,
फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आता है और बाकी के वो 6 कार्बन एटम आप जानते ही हैं। और ये लास्ट में CH2OH। अब इसकी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, देखो यहां, अच्छा यहां पर इस कंपाउंड में आप देख पा रहे हो कितने OH ग्रुप हैं, जरा गिनते हैं। 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। और हम लोग जानते हैं जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कह सकते हैं। लाइकवाइज कीटोन में भी आप देखो, यहाँ कीटोन में भी देखो, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं, उसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और आप एक चीज और देख पा रहे हो कि इनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देखो जरा, सॉरी ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी चाहिए, देखो ये कार्बन एटम 1 है, देखें यहां, ये कार्बन एटम 1 है, देखो ये कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3, कार्बन एटम 4, 5 और 6। हम लोग एक यहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, किरल कार्बन। किरल कार्बन क्या होता है? जिसमें जिस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हो। अब आप एक जरा ये वाला देखिए, ये वाला जो कार्बन एटम है इससे चारों ग्रुप डिफरेंट है, मैं स्टार बना देता हूं। देखिए ये सारे के सारे किरल कार्बन है, और अगर किसी कंपाउंड में किरल कार्बन एटम प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे ही यहां पर देखिए, ये किरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है, ये किरल कार्बन है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की न्यू डेफिनेशन क्या आती है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो कि कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। बहुत ध्यान से देखिए जरा, मेरे पास डेफिनेशन आ गई है। कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ये तो हो गई डेफिनेशन। अच्छा, या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस करने पर ऐसी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। देखिए, कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन और दैट कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ यूनिट अपॉन हाइड्रोलाइसिस। तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन तो क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का है क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब रिड्यूसिंग बिहेवियर को समझने के लिए मैं आपको पहले कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताता हूं, जैसे टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। ये 3 है मेरे पास। और अगर कोई शुगर इनको रिड्यूस कर दे, अगर कोई शुगर इनको रिड्यूस कर दे, मतलब टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे या फेलिंग सॉल्यूशन को कर दे, बेनेडिक्ट रिएजेंट को कर दे, तो हम उसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और जो शुगर ये काम नहीं कर पाए तो हम उसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब बहुत ध्यान से सुनिए, रिड्यूसिंग शुगर वो है जो इनको रिड्यूस कर दे, टॉलेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को या बेनेडिक्ट रिएजेंट को। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो इनको रिड्यूस ना कर पाए। तो अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर में देखो एग्जाम्पल आते हैं ग्लूकोज, एग्जाम्पल आते हैं फ्रक्टोज, एग्जाम्पल आते हैं माल्टोज। आगे चल के मैं बस इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। फिर आता है बेटा लैक्टोज, याद रखना सुक्रोज नहीं आता है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आएगा सुक्रोज। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल चैप्टर। आपको दे रखा होगा नीचे 4 ऑप्शन, उसमें से पूछा जाएगा विच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, यहाँ कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी कहते हैं। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होते हैं। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते, जैसे पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे आगे हम लोग, उन्हें कहते हैं नॉन शुगर। आगे पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में।
तो बेटा सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब के सब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया है किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अब हमको हाइड्रोलाइज करने पर कितनी शुगर यूनिट्स मिलती हैं, उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस। उसकी बेसिस पर हमको कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करना है। तो मोनोसैकेराइड का क्या मतलब हुआ, यहां देखिए, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो इटसेल्फ ही पहले से ही सिंपलेस्ट यूनिट है, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको कोई सिंपलर यूनिट मिलने वाली नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा कि कार्बोहाइड्रेट दैट डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, दैट डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो खुद हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इटसेल्फ ही सिंपलेस्ट शुगर यूनिट प्रेजेंट है, दैट डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आते हैं बेटा, देखो, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रक्टोज, दिस इज गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब आ जाइए ओलिगोसैकेराइड पर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइज करने पर 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट मिलती हैं, 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट मिलती हैं, उन्हें कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। और पर्टिकुलरली जहां पर 2 शुगर यूनिट मिलती हैं उन्हें कहते हैं बेटा डाइसैकेराइड। याद रखिएगा, ओलिगोसैकेराइड में मिलती हैं 2 to 10 और जहां पर 2 शुगर यूनिट मिलती हैं उसे कहते हैं डाइसैकेराइड। और इसके एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है सबसे पहले सुक्रोज, सुक्रोज, नेक्स्ट माल्टोज, और अगला है लैक्टोज, अगला है लैक्टोज। अगर मैं आ जाऊं यहां पॉलीसैकेराइड पर, देखिए, तो पॉलीसैकेराइड का सीधा सा मतलब है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलिसिस करने पर मोर देन 10 शुगर यूनिट मिल रही हो, मोर देन 10, देखिए, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स मिलेंगी, उसे कह देते हैं पॉलीसैकेराइड। और इसका एग्जाम्पल है, देखिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ये 3 हैं आपके पास पॉलीसैकेराइड। अच्छा, ये चैप्टर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में तो ये बहुत डिटेलिंग में है, आपको केवल इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है। जितना एनसीईआरटी में है उतना ही मैं आपको कराऊंगा, और जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वही टॉपिक। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बेटा अभी आपको ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया है। अब आ जाइए सी पर। सी क्या बनता है, देखो, कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, किसी कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन एटम है, इस बेसिस पर। अब देखिए, अगर किसी में 3 कार्बन एटम है तो हम उसे कहते हैं ट्रायोज। क्या कहेंगे, ट्रायोज। और अगर उसमें एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसे कहेंगे एल्डो ट्रायोज। लाइकवाइज अगर उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको कहेंगे कीटो ट्रायोज। बात आ रही है समझ में। अब मैं आता हूं सीधे 6 वाले पर, देखो ये 6 है तो इसको हेक्सोज कहेंगे हम। और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हम लोग एल्डो हेक्सोज। और एल्डो हेक्सोज का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये 6 कार्बन कंटेनिंग है। और कीटो हेक्सोज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, दिस इज फ्रक्टोज, कीटो हेक्सोज का फ्रक्टोज है। ठीक है, कार्बन एटम 7 जिसमें वो स्टेकियोज इस तरह से आता है, हमारे यहां पर 6 तक से काम चल जाएगा। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब आते हैं हम लोग, देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पर। दिस इज, अच्छा, अब एक क्वेश्चन देख लो इस पर, 2016, 18, 21। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो, क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव एग्जांपल्स। अब आप इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, 3 तरीके से। ठीक है, यहां पे लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर, यहां पे लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यहां पे लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सबके एग्जाम्पल यहां पर लिख देंगे आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग। अब हमको यहां पे बेटा एक्चुअली में ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में जो बनाई थी वही क्यों बनाई हमने, इस तरह से हमें कुछ बात करनी है।
लेकिन मैं इससे पहले देखूं एक छोटी सी चीज और है हमारे पास। देखिए, चलिए तो मैं सीधे ग्लूकोज पर आता हूं। देखिए देखिए यहां पर देखें, हमारे पास है ग्लूकोज की, हाँ, हमारे पास सबसे पहले देखिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिटेल में पढ़ना है, उनकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, फिर ग्लूकोज से ही आप लोग डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को समझ पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में ग्लूकोज की प्रिपरेशन के बारे में दे रखा है। तो हम लोग ये जानते हैं, देखो ये है आपके पास सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का अगर आप डाइल्यूट HCl या H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन में हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको सिंपली क्या मिलने वाला है, देखिए आपको मिलने वाला है बेटा ग्लूकोज और साथ में फ्रक्टोज, ठीक है। और अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर ग्लूकोज बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास है स्टार्च। देखिए स्टार्च का जनरल फॉर्मूला या जनरल स्ट्रक्चर है C6H10O5 और इसका N, और जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको N नंबर ऑफ ग्लूकोज यहां पर मिलते हैं। तो ग्लूकोज को बनाने का ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है। अब आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये मान लीजिए। देखिए बोर्ड एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कि हमको केमिकल एविडेंस देने हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की प्रूफ में। अब देखिए, मान लो मैंने कहीं पे ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का सैंपल है मेरे पास, अभी हमने प्रिपरेशन करी है, ये वो ग्लूकोज का सैंपल है मेरे पास। अब लेकिन इस ग्लूकोज में हम देख रहे हैं 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम, लेकिन ये अरेंज कैसे है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी है इसकी। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस ग्लूकोज सैंपल की रिएक्शन करा दी रेड फास्फोरस के साथ HI लेकर। हम जानते हैं एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा हमें यहां प्रोडक्ट साइड में क्या मिल रहा था, नॉर्मल हेक्सेन, ये मिल रहा है हमको। अच्छा नॉर्मल हेक्सेन मिल रहा है तो इससे क्या हम इंटरप्रिटेट क्या कर पा रहे हैं, इससे हम इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं कि यहां कार्बन एटम लीनियरली जुड़ा हुआ है, यहां कार्बन एटम लीनियरली जुड़े हुए हैं, मतलब नॉर्मल हेक्सेन में कार्बन एटम लीनियरली जुड़े हैं। तो यह माना गया कि ग्लूकोज के अंदर भी 6 कार्बन एटम लीनियरली अरेंज्ड हैं, ठीक है। अगला देखो, अगर हम इस ग्लूकोज सैंपल की रिएक्शन कर देते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, तो आप लोग जानते हो एल्डिहाइड कीटोन में पढ़कर आए हो कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सिम। और जब हमने इस सैंपल की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई तो बेटा हमको यहां प्रोडक्ट मिल रहा था ग्लूकोज ऑक्सिम। तो कंफर्म हो गया कि यहां पे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अब लेकिन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में भी 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब हमने उसको जस्टिफाई करना है कि वो प्रेजेंट है, तो हमने इसकी रिएक्शन करा दी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, दैट इज ब्रोमीन वाटर के साथ में। तो बेटा हमको मिल गया यहां पे ग्लूकोनिक एसिड, क्या मिल गया, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कंफर्म कर दिया ग्लूकोनिक एसिड के फॉर्मेशन ने कि यहां पर जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था वो क्या था, वो CHO, वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप था। तो मैं यहां पे ग्लूकोनिक एसिड की स्ट्रक्चर ऐसे बताता हूं, देखिए ग्लूकोनिक एसिड कुछ ऐसे बनता है, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। तो ये कंफर्म कर लिया हमने कि जो एल्डिहाइड, जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक है। चलिए जब हम इस ग्लूकोज सैंपल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ में कराते हैं, एसिड क्लोराइड, तो बेटा यहां पे इसके 5 मॉलिक्यूल यूज होते हैं और आपको मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन क्या प्रूव कर रहा है कि देयर इज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। अच्छा आप देखिए, जब हम इस ग्लूकोज सैंपल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा देते हैं तो आपको मिलता है बेटा सैकरिक एसिड। क्या मिलता है, सैकरिक एसिड, ये मिलता है आपको। और सैकरिक एसिड का फॉर्मूला देखो ये है, अब समझिएगा जरा, सैकरिक एसिड का फॉर्मूला है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाला कार्बन है, लास्ट वाला कार्बन जो एल्कोहल की फॉर्म में प्रेजेंट है वो 1 डिग्री एल्कोहल है और बाकी के जो 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो सेकेंडरी एल्कोहल है।
क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको क्या मिलेगा? फाइनली एसिड मिलेगा। तो देखना, बहुत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन क्या दिखाता है? कि यहाँ पे एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, और सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन क्या प्रूव कर रहा है? कि यहाँ पर एल्कोहल 2 टाइप के हैं, 1 डिग्री एल्कोहल है 1, और बाकी के सेकेंडरी एल्कोहल है 4। ठीक है, अब मैं इन सबको जरा एक साथ समराइज कर देता हूं। देखिए, अब मैं ये सारी स्ट्रक्चर को एक साथ समराइज करता हूं। देखिए, मेरे पास ये ग्लूकोज है CHO, दिस इज ग्लूकोज। आप जैसे मैं OH की पोजीशन, H की पोजीशन रख रहा हूं, वही एग्जैक्ट आपको रखनी है। ये है बेटा ग्लूकोज। अब हम लोग एक एक करके सारे रिएजेंट की मैं यहां पे रिएक्शन करा के दिखाता हूं आपको। देखो, अगर आप यहां पे रिएक्शन करते हो रेड फॉस्फोरस के साथ HI, तो आपको क्या मिलने वाला है? नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन क्या प्रूफ कर रहा है बेटा? कि यहां पर 6 कार्बन एटम्स लीनियरली जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, देखो तो यहां पे क्या मिलेगा? देखो, CHO, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो आपको ये मिलने वाला है। देखो, दिस इज, और यहां पर मैं CHOH का होल 4 और यहां पर CH2OH, ये मिलने वाला है ग्लूकोज ऑक्सिम। और ग्लूकोज ऑक्सिम का फॉर्मेशन क्या प्रूफ कर रहा है? कि यहां पे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा देखिए, अब अगर आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कर देते हैं, ब्रोमीन वाटर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको मिल रहा है ग्लूकोनिक एसिड, ये रहा। और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन प्रूफ करता है कि यहां पर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्रूफ करता है। और अगर आप इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं, चलो उससे पहले अगर आप इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड के साथ कराते हो, तो आपको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिल रहा है। देखिए, मैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट यहां बनाता हूं, यहां बना देता हूं, जैसे CHO और यहां पे CHO COCH3, और ये आ गया CH2OCOCH3, दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कर देते हैं HNO3 के साथ, तो HNO3 के साथ जो अब आप एक चीज देखिए, जो लास्ट देखिए, कार्बन एटम 2 सेकेंडरी एल्कोहल है, कार्बन एटम 3, कार्बन एटम 4, कार्बन एटम 5, ये सारे सेकेंडरी एल्कोहल हैं, और कार्बन एटम 6 जो है ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा। तो यहां पर सैक्रिक एसिड जो आपको मिलता है, दैट सैक्रिक एसिड देखिए, मैं ऐसे बना देता हूं। ये कुल मिला के 4-5 इंपोर्टेंट रिएक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर। बोर्ड एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज कि ग्लूकोज की केवल लीनियर स्ट्रक्चर से ही काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जो लीनियर स्ट्रक्चर से जस्टिफाई नहीं होती हैं। जैसे देखो कि ग्लूकोज जो है वो 2,4-DNP के साथ टेस्ट नहीं देता। किसके साथ? 2,4-DNP के साथ ये टेस्ट नहीं देता, जबकि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो टेस्ट देना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रहा है टेस्ट? क्योंकि ये एल्डिहाइड एसिटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और एसिटल फॉर्मेशन मतलब वो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन है। ठीक है, दूसरा देखो कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होने पर जो एल्डिहाइड है वो 2,4-DNP के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि CHO ग्रुप एसिटल फॉर्मेशन में, हेमी एसिटल फॉर्मेशन में बिजी है। और एक चीज और देखिए इसमें, यहां पर ग्लूकोज का जब क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, देखो यहां लिखता हूं मैं, क्रिस्टलाइजेशन करने पर ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर फाइंड आउट की गई, एक था अल्फा और एक था बीटा, और इनके अलग अलग 2 मेल्टिंग पॉइंट आए, एक का आया 419 केल्विन और एक का आया 423 केल्विन। तो ये 2 डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट और 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही प्रूफ हो सकते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर में प्रूफ नहीं होते हैं। तो ये कुल 3 पॉइंट थे जिनसे आप
ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब यहां पर भी हमने कुछ देखिए इस स्लाइड में ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की है। मैं तो बनाऊंगा ही अभी, अब देखना है इसको जरा। ये मेरे पास ग्लूकोज की नॉर्मल स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब यहां पर ये जो कार्बन एटम, दिस इज कार्बन एटम 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें देखो 2 3 4 और 5 ये तो किरल कार्बन है, और जो लास्ट वाला किरल कार्बन होता है उस वाले किरल कार्बन का जो एक हाइड्रोजन है दैट अटैक्स ऑन द कार्बोनिल कार्बन, वो यहां अटैक करेगा। अब कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा तो यहां पर एक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन चलता है, और फिर हम लोग फिर ये साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन चेक करते हैं। तो उसी को हम लोग यहां देख रहे हैं। देखिए मैं यहां ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको बताता हूं, एक बार समझ लीजिए। हालांकि आपसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे बनवाने के लिए नहीं आएगी, पर एक बार समझ लो आप। देखिए ये है मेरे पास ग्लूकोज, देखिए दिस इज CHO, दिस इज कार्बन एटम 2। याद रखना है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन एटम 3 पर OH मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। ये कार्बन एटम 4, ये कार्बन एटम 5 और ये है कार्बन एटम 6, ठीक है। ये ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर है। अब यहां पर जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये जो लास्ट वाला किरल कार्बन है, इस लास्ट वाले किरल कार्बन का दिस हाइड्रोजन अटैक्स ऑन दी कार्बोनिल कार्बन। अब यहां देखिए मैं अटैक कराता हूं इसका, और हम लोग अपना एसिटल फॉर्मेशन यहां से हेमी एसिटल फॉर्मेशन यहां चेक करते हैं। देखिए ये कार्बन, मैं यहां पे नंबरिंग और कर देता हूं। दिस इज कार्बन एटम 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5, ज्यादा हो गई क्या, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। चलिए अब यहां क्या होने वाला है, देखो ये कार्बन यहां पर कर दीजिए आप OH, दिस इज H, ये कार्बन एटम 1 है याद रखिएगा। ये कार्बन एटम 2, दिस इज कार्बन एटम 3, ऑलवेज OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कार्बन एटम 4, ठीक है। कार्बन एटम 5, अब देखिए कार्बन एटम 5 का जो H है वो तो जुड़ गया। अब ये वाला कार्बोनिल कार्बन यहां जुड़ रहा है, और बीच में मैं लगाता हूं ऑक्सीजन, देखिए, और बीच में लगा दिया मैंने ये ऑक्सीजन, और ये आ गया कार्बन एटम 6 CH2OH, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अब ये भी तो पॉसिबल है, देखो कार्बन एटम 1 पे कार्बोनिल कार्बन पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो OH ग्रुप किस साइड में आ रहा है बेटा, वो OH ग्रुप आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, याद रखिएगा दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका ये जो एसिटल फॉर्मेशन हो रहा है इसका नाम है बीटा फॉर्म, या मैं लिखता हूं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा अब ये डी क्या है उसको समझिए। देखो अगर किसी कार्बन में एक से ज्यादा किरल कार्बन है तो लास्ट वाले किरल सेंटर को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, और लास्ट वाले किरल कार्बन पर अगर ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है तो बेटा हम इसे कहते हैं डी, और 6 कार्बन एटम है तो हम इसे कह रहे हैं डी ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा इनके आगे लिखा रहता है प्लस या माइनस, वो इसके ऑप्टिकल रोटेशन को डिसाइड करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज प्लस, दैट मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। चलिए अच्छा अब ऐसा भी तो हो सकता है, देखें यहां ऐसा भी हो सकता है कि ये जो OH ग्रुप है कार्बोनिल कार्बन पर वो इस तरह से प्रेजेंट हो यहां पर, और ये बन जाए OH और ये हो जाए H। दिस इज कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3, OH is always on left hand side, कार्बन एटम 4, कार्बन एटम 5, और कार्बन एटम 5 पर कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एसिटल फॉर्मेशन, और ये आ गया बेटा लास्ट में CH2OH। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, OH कहां आ रहा है, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड वाले को बोला जाता है अल्फा फॉर्म। याद रखिएगा अगर कार्बोनिल कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है अल्फा फॉर्म, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा फॉर्म, ठीक है। मैं इसको बोलूंगा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज।
और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज अब आपके पास जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं अल्फा अल्फा बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर एनोमर्स। क्या है ये एक दूसरे के, ये एनोमर्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, ये मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बना दी है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं इनकी साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। देखो यहां पे जो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम। याद रखिएगा 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो ये रिंग बनती है बेटा ये वाली, देखिए कुछ इस तरह से रिंग बनती है, 5 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन, और इस रिंग का नाम होता है पायरेनोज। इस रिंग का नाम है पायरेनोज। यहां पे भी सेम वही चीज है, टोटल 5 कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, इस रिंग का नाम है पायरेनोज रिंग। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, पायरेनोज रिंग प्रेजेंट होती है। चलो अच्छा, अब मैं इस पायरेनोज रिंग में H और OH की पोजीशन आपको बताता हूं। देखिए जरा, मैं पायरेनोज को एक बार यहां दोबारा से बना लेता हूं। देखिए इसको थोड़ा सा, देखिए ये पायरेनोज, देखिए कार्बन एटम 1, ये 2 3 4 5 6। अब हम लोग ऊपर वाली स्ट्रक्चर से इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूं ताकि आप कंपेयर कर सके। देखो अब सही रहेगा। देखें जरा, ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको बनाते हैं हम लोग। दिस इज कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 1। अब आप देख पा रहे हैं कार्बन एटम 1 पर, याद रखिएगा जब भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जो भी ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर होता है वो ऊपर आता है हमेशा। तो कार्बन एटम 1 पर ऊपर क्या आएगा बताओ, H। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, OH। कार्बन एटम 2 पर क्या आएगा, H। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऊपर आएगा। कार्बन एटम 3 पे आप देख रहे हैं OH कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन गया H। ऐसे यहां देखिए दिस इज HOH। और कार्बन एटम 5 पर आपको हमेशा याद रखना है कि CH2OH ऊपर आता है और H नीचे आता है। और अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज ये पूरा नाम है इसका। ठीक, अब आ जाइए इधर बीटा वाले पर। तो कार्बन एटम 1 पर आप देख सकते हैं OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, ऊपर आएगा। कार्बन एटम 2 पर H ऊपर आएगा, OH नीचे आएगा। देखिए मैं इसको हटा देता हूं, OH नीचे आएगा, H यहां पर OH। कार्बन एटम 3 पर OH ऊपर आएगा, H नीचे। कार्बन एटम 4 पर H ऊपर, OH नीचे। और कार्बन एटम 5 पर CH2OH हमेशा ऊपर आएगा और H हमेशा नीचे आएगा। और बेटा इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हुआ है कि अल्फा डी ग्लूकोज पूरा नाम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोज का पूरा नाम है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, कौन सी रिंग प्रेजेंट है, पाइरेनोज रिंग प्रेजेंट है, जिसमें 5 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। चलिए, तो ये मैंने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में यहां पर बात की है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा, दिस इज, अब क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, व्हाई इज इट नॉट एन एल्डिहाइड। हमको ये पता है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करें, एल्डिहाइड नहीं मान रहे, बिकॉज दिस एल्डिहाइड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एसीटल। क्योंकि हमने देखा है साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन क्यों हमने निकाला, क्योंकि एल्डिहाइड अपनी रिएक्शन ही शो नहीं कर पा रहा था। तो दैट्स वाई आपको लिखना है वो कि इन ग्लूकोज दिस एल्डिहाइड इज इन्वॉल्व इन द एसीटल फॉर्मेशन, दैट्स वाई डू नॉट गिव रिएक्शन विद 2,4-DNP। और एक और था सोडियम बाईसल्फाइड। ये जो ग्लूकोज का CHO ग्रुप है, ध्यान से सुनिएगा, ये सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है और 2,4-DNP के साथ टेस्ट
नहीं देता है, बिकॉज दिस CHO इज इन्वॉल्व इन द साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन, एसिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर एनोमर्स। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है वो कहां पर डिफरेंट है, वो कार्बोनिल कार्बन पर OH की पोजीशन के रिगार्डिंग में डिफरेंस हो करते हैं। देखो मैं यहां पर लिखता हूं, द स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग different configuration at carbonyl carbon regarding OH group। तो बेटा इसको कहते हैं हम लोग एनोमर्स। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, फ्रक्टोज। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज इंपोर्टेंट है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही आप लोग बाकी के जो डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है उसको समझ पाएंगे। और इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट ही थोड़ा सा लेंदी है, बाकी का फिर प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड ये रिलेटिवली छोटे टॉपिक है। देखिए अब फ्रक्टोज की बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका यही आ रहा है, देखो C6H12O6। अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा ये मिलती है। देखो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है ये CH2OH, और इसमें कीटोनिक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। ये है कार्बन एटम 3, हमेशा OH लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। दिस इज कार्बन एटम 4, दिस इज कार्बन एटम 5 एंड दिस इज कार्बन एटम 6, CH2OH। 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज की लीनियर फिशर प्रोजेक्शन है इसका। चलिए अच्छा, अब ये तो मैंने बना दिया यहां पर फ्रक्टोज, दिस इज डी फ्रक्टोज, बट इट इज लीवो रोटेटरी, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अगर यहां प्लस होगा दैट मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी। याद रखिएगा इस डी का मतलब होता है कि OH लास्ट किरल कार्बन पर राइट हैंड साइड पर है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए अच्छा, अब देखें अगर मैं इसमें लीनियर स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करूं, तो एक चीज देखिए, ये लास्ट वाला किरल कार्बन है, देखो ये रहा। अब इसका जो हाइड्रोजन है दैट विल अटैक ऑन दी कार्बोनिल कार्बन यहां पर, तो हम लोग इसकी कीटल फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए दिस इज कार्बन एटम, और मैं लगा देता हूं, देखिए OH, और ये आ गया मेरे पास CH2OH। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस डबल बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज करेंगे कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे, तो दिस हाइड्रोजन विल अटैच विद दिस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन विल अटैच विद कार्बन। ये देखिए कार्बन एटम 1, दिस इज कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3 पर आ जाइए, कार्बन एटम 4, कार्बन एटम 5, देखिए कार्बन एटम 5, एंड दिस इज कार्बन एटम 6। मैं यहां पे भी कर देता हूं, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये मेरे पास। अच्छा देखिए OH किस तरफ आ रहा है कार्बोनिल कार्बन पर, अगर आप OH की रिलेटिव पोजीशन देखें तो किस तरफ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज बीटा फ्रक्टोज। अभी मैं इसका नाम लिखता हूं बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, अच्छा अब दूसरी स्ट्रक्चर देखें हम लोग अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये OH राइट हैंड साइड पे आ रहा हो, तो मैं ऐसे बनाता हूं, देखिए दिस OH इज ऑन राइट हैंड साइड, यहां पर आ गया CH2OH, कार्बन एटम 1, दिस इज 2, कार्बन एटम 3, OH इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कार्बन एटम 4, कार्बन एटम 5, देखिए दिस इज कार्बन एटम 5 एंड दिस इज कार्बन एटम 6। और यहां पर OH आप देख रहे हैं कार्बोनिल कार्बन पर OH किस तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड पर, तो हम लोग बेटा इसको नाम देंगे अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। चलिए अब मैं इनकी रिंग फॉर्मेशन बताता हूं आपको, देखिए इनका रिंग फॉर्मेशन। अब इसमें रिंग कौन सी प्रेजेंट है उसको पता करें हम लोग। अब इसकी रिंग में देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, 4 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है,
ऐसे यहाँ 4 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम, जबकि आपने देखा था पायरेनोज में 5 कार्बन एटम थे और 1 ऑक्सीजन एटम था। तो याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है ये। अब यहां मैं बनाता हूं, देखिए 4 कार्बन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, ये देखिए इस रिंग का नाम होता है, इस रिंग का नाम है फ्यूरेनोज। इस रिंग का नाम, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, हाँ अब सही रहेगा। चलिए, इस रिंग का नाम है बेटा फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। अब इनमें जरा मैं इन ग्रुप्स को यहां पर सेटल करता हूं। देखिए ये है मेरे पास ये वाला कार्बन एटम 2। चलिए मैं यहां से लगाता हूं 2। क्यों लगा रहा हूं इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, जब हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे वहां पर। चलिए देखिए, ये है कार्बन एटम 2। कार्बन एटम 2 पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है CH2OH, ठीक है, राइट हैंड साइड में आ रहा है OH। कार्बन एटम 3 पर OH इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम 5 पर तो मैंने हमेशा बताया CH2OH ऊपर आएगा और H नीचे आएगा। और बेटा इसका अब नाम हो जाएगा इसका, दिस इज अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, ठीक है। अब इस पर आ जाइए, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से ले लेता हूं, देखिए, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये सही है। अब देखिए, दिस इज कार्बन एटम 2 और OH आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये देखिए दिस इज CH2OH, कार्बन एटम 3, कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम 5 पर तो CH2OH हमेशा ऊपर आएगा और H हमेशा नीचे आएगा। तो बेटा देखिए, ये मैंने आपके सामने बना दी है, दिस इज बीटा डी फ्रुक्टो, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। याद रखिएगा, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज हमारे काम आने वाली है। तो हमने ग्लूकोज की साइक्लिक रिंग बना ली और फ्रक्टोज की साइक्लिक रिंग बना ली, ठीक है। और हमारे लिए ये बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज काम आएगी जब हम सुक्रोज का फॉर्मेशन करेंगे, वहां देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो आप धीरे धीरे बेटा इनकी प्रैक्टिस कर लें। हालांकि बोर्ड में ग्लूकोज की साइक्लिक रिंग पर क्वेश्चन आया है कि एनोमर्स वगैरह क्या है, तो वहां पर आप उसको डिफाइन कर दीजिए। फ्रक्टोज पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए अब आ जाइए, तीसरा मोनोसैकेराइड बनता है गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज क्या होता है, देखो फॉर्मूला तो इसका भी वही है, C6H12O6, ठीक है। अब मैं यहां इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, दिस इज CHO, देखिए कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3 पर OH हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर, कार्बन एटम 4 पर भी OH लेफ्ट हैंड साइड पर। दिस इज द मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस इज कार्बन एटम 5, कार्बन एटम 5 एंड दिस इज कार्बन एटम 6 और बेटा इसका नाम है, दिस इज डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज। अब आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अगर स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो देखो ग्लूकोज की तो ये बनती है, कार्बन एटम 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, कार्बन एटम 4 पर सेम हाइड्रोजन लेफ्ट पर है, कार्बन एटम 5 एंड दिस इज कार्बन एटम 6। तो आप जरा डिफरेंस देखें इनमें, यहां कार्बन एटम 4 में डिफरेंस आ रहा है, देखिए इस वाले किरल कार्बन पर OH है लेफ्ट हैंड साइड पर और यहां किरल कार्बन पर OH है राइट हैंड साइड पर। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे से डिफरेंट है केवल एक ही कार्बन पर, और वो कार्बन एटम कौन सा है, 4 है। तो बेटा हम लोग इनको कहते हैं दे आर C4 एपीमर्स। क्या है बेटा ये, C4 एपीमर्स। एक हमने एनोमर्स पढ़े थे, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स, और ये है एपीमर्स। देखें जरा एपीमर्स क्या है, मैं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं, द स्टीरियो आइसोमर्स, द स्टीरियो आइसोमर which differ only at
1 chiral carbon which differ only at 1 chiral carbon regarding the position of OH. Regarding the position of OH. ठीक है, तो ये बनती है बेटा एपीमर्स की डेफिनेशन। और देखिए बेटा, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये, ठंड का टाइम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई के लिए। और बहुत सारे ये आजकल ट्रेंड चल रहा है कि मोटिवेशन मोटिवेशन। भैया देखिए, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कमजोर दिल वालों को। अगर आप में डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप जानते हैं कि आपके घर वाले आपको कैसे कैसे करके पढ़ा रहे हैं। और फिर भी आपको मोटिवेट होने के लिए बाहर की जरूरत पड़ रही है। आप एक बार अपने पिताजी की, अपनी माताजी की शक्ल देख लीजिए, आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मोटिवेशन बेटा, ये मॉडर्न जमाने की चीजें हैं। मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं है। डिसिप्लिन रहिए, सिंसियर रहिए, जो आपको काम दिया गया है वो काम करिए, सिंपल। इससे अलावा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। और आप एक चीज मान के चलिए, आप का जो डिसीजन है वो आपके घर की दशा और दिशा तय करने वाला है। आप खुद को अल्फा मान के चलिए, यू आर द अल्फा। आप जो करेंगे आपसे उसके घर की स्थिति बेहतर भी हो सकती है और बदतर भी हो सकती है। तो ये चूज आपको करना है कि आपको किस तरफ लेके जाना है, ऊपर या नीचे। चलिए, तो एपीमर्स आपको क्लियर हुआ यहां पर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब यहां पर मैं आता हूं मोनोसैकेराइड में हमने ग्लूकोज पढ़ लिया, फ्रक्टोज पढ़ लिया, गैलेक्टोज पढ़ लिया। अब हम लोग आ रहे हैं सुक्रोज पर। अच्छा, आप देखिए, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें 2 शुगर यूनिट मिलती है। एक है ग्लूकोज और बेटा एक है फ्रक्टोज। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर मैं एक चीज और बता दूं आपको। सुक्रोज जो है दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या है कि अगर हम इसके सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। लेकिन जब हम लोग आफ्टर हाइड्रोलाइसिस देखते हैं तो द सॉल्यूशन बिकम्स लीवो रोटेटरी। द सॉल्यूशन बिकम लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज का रहता है +52 समथिंग और ये रहता है -92 समथिंग। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि बिफोर हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज क्या था? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज क्या बन गया? लीवो रोटेटरी। ये जो फिनोमेना हुआ है इसे बोला जाता है बेटा इन्वर्जन ऑफ शुगर। दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। और सुक्रोज को कहा जाता है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर। और एक चीज जो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि सुक्रोज इज द ओनली डाइसैकेराइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाती है। और क्यों नहीं कर पाती है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा वहां से आपको क्लियर होगा क्यों नहीं हो पाती है। देखिए, जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर बेटा आपको मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ये सुक्रोज के केस में याद रखना है, बाकी का किसी में नहीं याद रखना। तो मैं यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज बनाता हूं। देखिए, मैं यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज बनाता हूं और यहां बनाता हूं बीटा डी फ्रक्टोज। एक बार बना लीजिए, मेहनत कर लीजिए, नोट्स बन जाएंगे, जीवन भर काम आएंगे। नीट में भी इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इस वीडियो लेक्चर से। अब देखिए, कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6। CH2OH हमेशा ऊपर, H नीचे। कार्बन एटम 3 पर OH ऊपर और अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका मतलब कार्बन एटम 1 पर H ऊपर आएगा। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से बन जाएंगी ये। तो बेटा ये मैंने बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैं बना रहा हूं बीटा डी फ्रक्टोज। देखिएगा ध्यान से। तो बेटा यहां पर OH और ये आएगा CH2OH। दिस इज कार्बन एटम 3। बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो यूट्यूब पर ज्ञान पेलते हैं बेटा यहां गलती करते हैं। वो अल्फा डी ग्लूकोज से सिंपल बीटा डी फ्रक्टोज तो बढ़ाते हैं, लेकिन उसके कार्बन एटम 4 को कराते हैं। कार्बन एटम 2 है भैया, ये कार्बन एटम 2, ये कार्बन एटम 1 और ये कार्बन एटम 3 OH H। दिस इज
कार्बन एटम 4, और ये आ गया मेरे पास CH2OH हमेशा ऊपर और H नीचे। ये है बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखना जरा, यहां पर दिस OH एंड H विल रिएक्ट टुगेदर। अब आप एक चीज देखना, ये कार्बोनिल कार्बन था C1, ये यहां पे कार्बोनिल कार्बन था 2, इसका C1 और इसका C2 यहां पे लॉक हो गया। मतलब यहां पर फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है सुक्रोज के केस में। और जब ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, देखो तो यहां पर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, देखिए H, और ये यहां पर एक ईथर लिंकेज बन जाती है। इस ईथर लिंकेज को ही हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इस ईथर लिंकेज को ही क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये। कार्बोनिल कार्बन फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वजह से सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे पास आता है माल्टोस। बस अब इतना याद रखिए कि माल्टोस का हाइड्रोलाइसिस जब हम लोग कराएंगे तो माल्टोस का हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और यहां पे C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और ये मिलेगा आपको अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज अबाउट माल्टोस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लैक्टोस क्या है भैया? लैक्टोस वो डाइसैकेराइड है जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको मिलेगा गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो याद रखिएगा ये आते हैं क्वेश्चन। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोस का करने पर 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, और लैक्टोज का करने पर गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ये हो गया डाइसैकेराइड के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब बताइए पॉलीसैकेराइड पर। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पर मोर देन 10 शुगर यूनिट मिलती है। तो अब स्टार्च के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें भी जान लीजिए। ये होता है बेटा रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्लांट्स में, आप लोग जानते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फिर स्टोर होता है, ठीक है। ग्लूकोज स्टोर हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में, याद रखिएगा। और स्टार्च की जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो बेटा इसके 2 पार्ट हैं, एक है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। अब ये जो एमाइलोज वाला पोर्शन होता है ये होता है 15 to 20%, और ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है। इट इज वाटर सॉल्युबल पार्ट। और बेटा ये होता है 80 से 85%, एंड दिस इज वाटर इनसॉल्युबल पार्ट। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ऐसे पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अगर अब मैं एमाइलोज की स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां क्या होता है, देखो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें बेटा ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर मैं एमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो यहां भी अल्फा डी ग्लूकोज, जैसे मान लीजिए मैं एक अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे बनाता हूं, देखिए दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, और हम लोग कर रहे हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसके साथ साथ इसमें C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है, देखिए C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो C1C4 के साथ साथ C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होती है। इसमें ज्यादा ब्रांचिंग, क्रॉस ब्रांचिंग हो रही है, इस वजह से ये वाटर इनसॉल्युबल है और ये वाटर सॉल्युबल है। तो स्टार्च के 2 पार्ट हो गए, एक है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन। चलिए नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड पर आते हैं। दिस इज अबाउट ग्लाइकोजन।
तो ग्लाइकोजन के बारे में एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल। बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट। और बेटा ये रिजर्व फूड कहां पे स्टोर होता है दादा? कोई बताना चाहे बता सकता है। ये स्टोर होता है बेटा लिवर में। किसमें स्टोर होता है? लिवर में। ठीक है भैया, देखो अभी मेरा चैनल नया है, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है, उसमें क्या कहते हैं उसको, फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब लोग वाग नहीं देख रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है। जहां से भी देखा वहां से समझ में आ गया केमिस्ट्री। और भैया देखिए, और लोगों की तरह वो फालतू की हरकतें करना मेरे पे आता नहीं है। तो फालतू की चीजें करें और नाटक करें, ओए 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 हल्ला मचाएं, वो मेरे से नहीं होता है। सिंपल सिंसियरिटी से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, भाई मैं ये मानता हूं कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को वो पसंद है, कुछ स्टूडेंट्स को तो पसंद होगा सिंसियरिटी से पढ़ना, उसके लिए वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल, और कहां पे स्टोर होता है भैया? ये बेटा स्टोर होता है लिवर में। अब ग्लाइकोजन की बारे में बात करें तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है अल्फा डी ग्लूकोज में, ठीक है, और C1C6 भी होती है, बट C1C6 ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू एमाइलोपेक्टिन। क्वेश्चन आता है ये, तो एमाइलोपेक्टिन से ज्यादा है क्रॉस ब्रांचिंग इसमें। C1C6 एज कंपेरिजन टू एमाइलोपेक्टिन ज्यादा है किसमें? ग्लाइकोजन के अंडर में। ऐसा होता है, देखिए जब हम लोग फूड खाते हैं तो हम लोग कोई नपा तुला तो खाते नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और जब हम लोग कोई फास्ट रखते हैं या हमको ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा बाहर से, तो वही ग्लाइकोजन डिसोसिएट होता है इसमें ग्लूकोज में, और हमारी बॉडी में वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन होने नहीं देता है। तो इसीलिए हमको समय समय पर फास्ट रहना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो गया है लिवर के अंदर वो प्रेस हो सके। चलिए, तो ये था ग्लाइकोजन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? देखो सिंपली ये है सेल वॉल मटेरियल, मतलब प्लांट सेल वॉल भैया इसी से बनके बनी होती है। और दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। अच्छा क्वेश्चन है ये। और सेलुलोज में क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो बेटा मैं अभी अपने चैनल पर जैसे हम लोग बायोमोलिक्यूल कंप्लीट करेंगे, फिर मैं स्टार्टिंग से जैसे सॉल्यूशन वाले चैप्टर के इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन, हर चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आने वाला हूं। तो बस आप लगे रहिए, लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी आपको तरीके से। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग, ये कार्बोहाइड्रेट हमने कंप्लीट किया। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चंस पर कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। 2 पॉइंट बताने हैं। तो स्टार्च क्या है? अभी बताया हमने, रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। सेलुलोज क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। वहां पर कौन सी लिंकेज है? C1C4 अल्फा डी ग्लूकोज में लिंकेज है, और सेलुलोज के अंदर क्या है? बीटा डी ग्लूकोज C1C4। तो ये 2 पॉइंट हैं डिफरेंशिएट करने के स्टार्च और सेलुलोज में। चलिए नेक्स्ट, अब इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें। एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं एनर्जी सोर्स जैसे ग्लूकोज है, हमारी डाइट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है? एनर्जी सोर्स है। एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो अभी बात हुई थी ग्लाइकोजन, लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज। मटेरियल की बात करें तो सेलुलोज जो है, ये सेलुलोज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फाइबर बनाने के काम आता है। कपड़े हमारे जो मैंने पहन रखे हैं, जो आपने पहन रखे हैं, वो सब सेलुलोज से मिलकर बने हुए हैं। स्ट्रक्चरल रोल, तो सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट है, और कुछ इंसेक्ट्स के जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, जो बाहरी उनका पंख, जैसे कॉकरोच आपने देखा होगा, तो बेटा वो उनकी जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो बनी होती काइटिन की, और काइटिन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हेरिडिटी मटेरियल, तो डीएनए आरएनए इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ शुगर, डीएनए आरएनए। तो दीज आर द इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखकर आएंगे, काम चल जाएगा। केमिस्ट्री में पेपर बहुत जल्दी हो सकता है, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं। पैराग्राफ राइटिंग में मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको, और आपकी कॉपी में रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा
उतनी जल्दी आपकी कॉपी चेक होगी और उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप। चलिए नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, दिस इज प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है बेटा, देखिए प्रोटियोस, और इसका मतलब होता है स्टैंडिंग फर्स्ट। स्टैंडिंग फर्स्ट मतलब हमारी बैलेंस्ड डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने से हमको रॉ मटेरियल मिलता है बिल्डिंग के लिए, अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, और इससे हमको कैलोरी भी मिलती है। तो प्रोटीन की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, तो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमको जो स्ट्रक्चरल यूनिट मिलती है उसका नाम है बेटा अमीनो एसिड। तो हम लोग यहाँ पर अमीनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है कि अल्फा अमीनो एसिड, जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको मिलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं, देखिए जैसे जिस कार्बन एटम से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है उसी कार्बन एटम से जुड़ा है अमीनो ग्रुप। इस तरह से ये अमीनो एसिड की एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दी है। दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अच्छा अब देखिए जैसे यहां पर हमने एक COOH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, तो ये एक तरह से न्यूट्रल हो गया, एक बेसिक ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप। लेकिन अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में, अगर किसी अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा है देन अमीनो ग्रुप, तो हम उसको बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। और अगर किसी में अमीनो ग्रुप ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो हम उसको बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं जनरली दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। अब एक एक्सेप्शन आता है इसमें, द वन एक्सेप्शन इज ग्लाइसिन। इस पर क्वेश्चन आता है आपके यहाँ। एक्सेप्शन क्या है आपके यहाँ? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है बेटा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वहां पे क्या होता है ग्लाइसिन में, ये जो आर है ना, यहाँ पे H प्रेजेंट होता है, तो ये वाला कार्बन किरल ही नहीं है। जब किसी कंपाउंड में कार्बन किरल ही नहीं है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। चलिए और देखें, यहां पर एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ज्विटर आयन प्रॉपर्टी। अब ये ज्विटर आयन प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए अमीनो एसिड्स में, जैसे मैं यहां पर इसकी जनरल स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए यहां पर मैंने लिखा RH और लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग लिखते हैं अमीनो ग्रुप, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं L अमीनो एसिड, L अमीनो एसिड, और यहां पे मैंने लिखा COOH, ठीक है। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड की टेंडेंसी है H+ को लूज करना, तो यहां से ये H+ लूज होता है और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको कैच कर लेते हैं, तो हमारे पास यहां पर एक डाइपोलर आयन बनता है। अब डाइपोलर आयन क्या है? जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो ये बन जाता है आपके पास एक डाइपोलर आयन। इसी को कहते हैं हम ज्विटर आयन। क्लियर हुआ? ज्विटर आयन क्या है? एक डाइपोलर आयन है। अमीनो एसिड कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट रिलीज H+ आयन एंड अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट दैट H+ आयन। तो यहां पर आपको बेटा देखो ये मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आया अमीनो ग्रुप पर, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे कैसा आया? नेगेटिव। तो इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं दिस इज डाइपोलर आयन, और इसी डाइपोलर आयन को बोलते हैं ज्विटर आयन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल अमीनो एसिड? अभी मैंने बताया कि प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या मिल रहा है आपको? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। अब ये अमीनो एसिड होते हैं दो टाइप के, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसे अमीनो एसिड दैट, मैं यहां पे लिख देता हूं देखो, एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है मस्ट बी प्रेजेंट इन अवर डाइट, हमारी डाइट में प्रेजेंट होने ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं करती। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड देखिए कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल। अब आपके यहां पे जैसे क्वेश्चन आया देखो 2020 में 2022 में कि व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड, गिव वन एग्जांपल। तो वन एग्जांपल की जगह मैं आपको सारे 10 के 10 याद करा देता हूं। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, देखना जरा बेटा। मैंने यहां पे लिखा है देखो, हम लोग ऐसे याद करेंगे, दिस इज PVT एंड दिस इज टिम एंड दिस इज हॉल। मैंने ऐसे करके आप बनाई है इसकी ट्रिक। दिस इज प्राइवेट टिम हॉल, PVT टिम हॉल। एसेंशियल अमीनो एसिड के हमने क्या कर रखे हैं, उनके जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखो जरा इसको,
P का मतलब है फिनाइल एलेनाइन, V वेलाइन, T फॉर थ्रियोनिन, अगेन T फॉर ट्रिप्टोफेन। अच्छा, अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि T से तो टायरोसिन भी होता है, तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। टायरोसिन जो टर्म है वो निकला है टायरोस से, और टायरोस का मतलब होता है चीज। तो जो चीज से मिल रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन एसेंशियल होगा। तो यहां पर फिनाइल एलेनाइन, वेलाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन। आर्जिनिन के बारे में आपने कई बार सुना होगा, जो जिम गोइंग बॉयज होते हैं, जो जिम जाते हैं, वो इसको एज ए प्री वर्कआउट के रूप में लेते हैं। लाइसिन और ल्यूसिन। तो इस तरह से 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे, पीवीटी, टिम, हॉल, इस तरह से याद हो जाएगा आपको। चलिए, अच्छा अब एक चीज समझें हम लोग, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज जॉइंस अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। तो यही मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है, और यहां पर मैंने ये दूसरा अमीनो एसिड लिखा, देखिए दिस इज सेकेंड अमीनो एसिड। आर ग्रुप डिफरेंट होते जाते हैं यहां पर, और अमीनो एसिड बदलता जाता है। देखिए यहां पर मैं एच लगाता हूं। ये मान लीजिए मेरे पास तीसरा अमीनो एसिड है, ये है थर्ड वन अमीनो एसिड, ये लीजिए, ये है तीसरा अमीनो एसिड, ठीक है। अब 3 अमीनो एसिड के बीच में आप देखना यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड कितने बन रहे हैं। देखो यहां से निकलेगा H, सॉरी OH, और यहां से निकालिए आप एक H, ऐसे यहां OH और यहां से निकालिए H। तो यहां आपको मिलने वाला है, देखो दिस इज CR, दिस इज H, और बेटा ये मिलेगा देखो CO, और ये मिलेगा NH, दिस इज CRH, अगेन CO, दिस इज NH, CR, और ये मिल गया COOH। अब देखना जरा यहां पे, ये है मेरे पास पेप्टाइड लिंकेज 1, ये है मेरे पास पेप्टाइड लिंकेज 2। अब आप एक चीज देख रहे हैं, 3 अमीनो एसिड के बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, 4 अमीनो एसिड के बीच में 3। तो जितने अमीनो एसिड होते हैं उसका जस्ट एक नंबर कम कर दीजिए, उतने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का नेचर क्या है, दिस इज अमाइड, अमाइड याद रखिएगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नेचर क्या है, ईथर, ठीक है, और पेप्टाइड लिंकेज का नेचर क्या है, अमाइड। तो पेप्टाइड लिंकेज को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज सिंपली पॉलीपेप्टाइड को पॉलीअमाइड लिंकेज। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग को पता है कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, और वो क्या बना रहा है, अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन बना रहा है। तो अब हमको पढ़ना है बेसिकली प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें अगर प्रोटीन के, तो मेरे पास पहला क्लासिफिकेशन आता है प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखो प्राइमरी प्रोटीन में तो हमको सिंपल ये याद रखना है कि अमीनो एसिड्स आर लीनियरली अरेंज्ड, अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा, और आपको एक सीधी सीधी एक पेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन आपको मिल गई है। दिस इज अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक पर्टिकुलर शेप ले लेती है, मान लीजिए कुछ ऐसे शेप ले ली अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में, तो यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर या इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना रोल प्ले करती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना रोल प्ले करती है। और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो साइड वाइज कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती हैं, और इनमें इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, इस तरह से। देखिए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की 2 फॉर्म आती हैं, एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड याद रखना, अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट कॉमन। ये पूछा जाता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मोस्ट कॉमन कौन सा है, अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्लेटेड। तो याद रखना अल्फा हेलिक्स इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। टर्शरी में क्या होता है, देखिए ये टर्शरी में ये कॉइलिंग और ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बहुत सारे इंटरेक्शन यहां पे अपना रोल प्ले करते हैं। क्वार्टर, अच्छा यही टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये फिर 2 टाइप्स की हो जाती है शेप में। एक बनती है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और एक बनती है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब मैं आ जाऊं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर।
और फर्दर कॉइलिंग हो जाए। अब मैं आपको एक पॉइंट और बहुत अच्छा बताने वाला हूं, देखिए कि प्रोटीन में जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी, प्रोटीन की शेप जितनी ज्यादा स्पेसिफिक होगी, वो प्रोटीन अपना फंक्शन उतना ही स्पेसिफिक करेगी। मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा हायर द डिग्री ऑफ कॉइलिंग इन प्रोटीन, हाई विल बी द बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आते हैं, एक दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जैसे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, फाइब्रस प्रोटीन फाइबर जैसी प्रोटीन या थ्रेड लाइक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब गोल जैसी प्रोटीन, स्फेरिकल शेप की प्रोटीन। तो बेटा ये रहती है थ्रेड लाइक, ये रहती है स्फेरिकल। फाइब्रस प्रोटीन देखिए, दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। ये डिफरेंस आता है आपके यहां लिखने के लिए। वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन है फाइब्रस प्रोटीन, ये स्ट्रक्चर फॉर्मिंग प्रोटीन है, स्ट्रक्चर फॉर्मिंग प्रोटीन। अब इसके एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप एकदम समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मिंग कैसे, देखो जैसे हमारी हेयर, स्किन, नेल्स, ये सब बने हुए हैं केराटिन के, और एंड दिस केराटिन प्रोटीन इज फाइब्रस प्रोटीन। क्लियर? ऐसे ही देखो एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से बने रहती है बेटा हमारी मसल्स, ये है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, और हमारी नोज है, ईयर है, ये कार्टिलेज से बने होते हैं, कार्टिलेज भी यही है फाइब्रस प्रोटीन। और वाटर इनसॉल्युबल है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे कान वाटर सॉल्युबल प्रोटीन से बने होते तो हम ऐसे नहा रहे होते और हम पता चला हमारा कान बह के चला गया, या हमारे बाल जो हैं वो बह के चले गए। तो याद रखना है आपको बेटा कि ये सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन में आ जाए तो दे आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। और क्या बात है इसमें, दे आर फंक्शनल प्रोटीन, ये काम करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में इनका कोई लेना देना नहीं है, दे आर फंक्शनल प्रोटीन। और फंक्शनल प्रोटीन में कौन आते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो मसल्स में पाए जाते हैं, जितने भी हॉर्मोन्स हैं और जितने भी एंजाइम्स हैं, दे ऑल आर ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। तो क्वेश्चन आएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन, तो आप अच्छे से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके यहाँ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन क्या बना, देखो भैया, डीनेचुरेशन का मतलब है प्रोटीन की नेचुरल शेप को डिग्रेड कर दिया हमने। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम से आप, हमारे पास यहाँ ये एक प्रोटीन है ना, रॉ प्रोटीन है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ दाल है और उस दाल को अब हम उबाल रहे हैं, तो उसकी जो अंदर प्रोटीन के नेटिव रॉ स्ट्रक्चर जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब वो कैसी हो जाएगी, डीनेचर्ड प्रोटीन हो जाएगी। जैसे एग का एग्जाम्पल लीजिए, एग हम जैसे तोड़ते हैं, आप देखें एग लिक्विड होता है, और जैसे आप उसको तवे पर डालते हैं तो वो सारा लिक्विड इसमें कन्वर्ट हो गया, वो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में कि वेयर डज दिस वाटर गो, तो भैया वो वाटर कहाँ जाता है, वो वाटर प्रोटीन के कोएगुलेशन में चला जाता है। देखिए अब, तो व्हेन ए प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन हीट, चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच चेंज, द रेगुलर शेप ऑफ प्रोटीन गेट डिस्टर्ब, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आप देख लीजिए यहाँ पर, तो ये इसको हटाइए साइड में, बस ऐसे लिखिए, जब किसी प्रोटीन को हम टेम्परेचर और पीएच चेंज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग और कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये दो एग्जाम्पल लिख दीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, राइट एनी 3 बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, देखिए, जैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है, तो ट्रांसपोर्ट करने का काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं, हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स क्या है भैया, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। चलिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, तो कैटालिटिक फंक्शन कौन करेगा, कैटालिटिक फंक्शन कौन करेगा, एंजाइम्स करेंगे। एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। तो देखिए ये 3 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, ट्रांसपोर्ट का काम, ग्रोथ रेगुलेटर का काम, और केमिकल रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करने का काम एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोटीन के बारे में। अब हमारे पास टॉपिक आएगा वाइटामिन्स। देखिए, वाइटामिन्स आर सिंपली ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं
जिनको खाने से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी हमारी डाइट में प्रेजेंट जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जैसे बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम, एंजाइम्स को कॉपरेट करने का काम इन्हीं का है। एंजाइम्स को कॉपरेट करना, ये काम किसका है? विटामिन्स का, कॉपरेट करना। इसीलिए हम विटामिन्स को बेटा कोएंजाइम्स भी कहते हैं, कोएंजाइम, या हम इनको बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं, बायोकैटलिस्ट। चलिए, और ये माइक्रोग्राम्स में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हमारी डाइट में प्रेजेंट जरूर होने चाहिए। तो ये विटामिन्स दो प्रकार के हैं, देखिए, एक है वाटर सॉल्युबल और एक है फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में क्या आ जाएगा? विटामिन बी एंड सी, और यहां फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई, के। तो एडेक ऐसे करके याद कर लो, एडेक मतलब अटैक, जैसे फैट खाने से अटैक आता है तो अटैक हो गया ये, ठीक है। या कीड़ा करके याद कर लो, KEDA, कीड़ा, कुछ भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इनके केमिकल नेम पूछे जाते हैं, तो दैट वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, देखो, तो विटामिन ए का, देखो, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है बेटा रेटिनॉल। मैं यहां लिख देता हूं, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होता है ज़ेरोप्थेल्मिया, या ज़ेरोप्थेल्मिया को कहते हैं हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, याद रखना। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, नाइट ब्लाइंडनेस की जगह बेटा आपको लिख के देगा कलर ब्लाइंडनेस। तो याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डिजीज है, इतना अंतर है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन B1 थायामीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी का क्या काम है, देखो, बेरी बेरी में लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती लोगों को। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, केमिकल नेम पे ध्यान दीजिए। अच्छा, सोर्स तो लगभग सबके एक जैसे ही हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और विटामिन B2 से होता है बेटा चिलोसिस, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, और जो माउथ है वो कॉर्नर से यहां से क्रैक फिसर्स बन जाते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, और पायरिडॉक्सिन की कमी से कन्वल्जन, चक्कर आते हैं। विटामिन B12 की कमी से ऐसा, इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। केमिकल नेम की बात करूं मैं, तो दिस इज साइनोकोबालामीन, और इसकी कमी से होता है एनीमिया। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, इसका भी होता है, मसूड़ों से खून आता है। विटामिन D, दिस इज कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, उनके जो पैर हैं, हड्डियां हैं, वो मुड़ जाती हैं, बो शेप्ड हो जाती हैं। और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेसिया, मतलब आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग जो चलते हैं उनकी चाल बदल जाती है, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो बेंड हो जाती हैं वो, तो दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी सन एक्सपोजर से हमारी बॉडी के अंदर बन जाती है, इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है इसको, और बेटा इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस होती है, रिप्रोडक्टिव वीकनेस होती है। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, याद रखिए, विटामिन के का केमिकल नेम है, विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, और इसकी कमी से क्या, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसमें विटामिन के की कमी होगी वो थोड़ा लंबे समय के बाद ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। तो ये था विटामिन के बारे में इनका एक चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बायोमोलिक्यूल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेरे पास, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, देखिए, जब न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस किया गया, तो हमें क्या मटेरियल मिला वो बताता हूं। 1 मिली पेंटोस सुगर, 1 मिला नाइट्रोजीनस बेस, और 1 मिला बेटा फॉस्फोरिक एसिड, या फॉस्फेट कर देता हूं मैं, फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलाइसिस पे ये 3 कंपोनेंट मिलते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड है क्या, वो समझिए बेटा। न्यूक्लिक एसिड है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस
प्रोटीन सिंथेसिस और हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपने पिताजी से मिलते जुलते हैं, आप अपने पिताजी से मिलते जुलते हैं, तो ये जो मिलना जुलना है, शक्ल थोड़ी सी ऑलमोस्ट मिलती है, दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर को कहते हैं हेरिडिटी। और ये कौन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है बेटा दो, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। और जब हमने इनका हाइड्रोलाइसिस किया तो हमको ये तीन कंपोनेंट मिलते हैं। अब पेंटोस शुगर की बात करूं मैं, ये पेंटोस शुगर होती है दो, एक होती है राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, और एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। नाइट्रोजिनस बेस दो होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन एंड ग्वेनिन, और पायरिमिडीन्स में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। फॉस्फेट हम लोग ऐसे बना लेते हैं, देखिए फॉस्फेट आयन H3PO4 ऐसे बना ले। आयन है तो यहां से H+ निकाल दीजिए, तो फॉस्फेट आयन बन जाता है। तो डीएनए आरएनए का हाइड्रोलाइसिस करने पे तीन कंपोनेंट मिलते हैं। अब हम लोग पर्टिकुलर डीएनए में क्या मिलेगा, आरएनए में क्या मिलेगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। देखिए अब यहां पे जैसे क्वेश्चन ये बनेगा, नेम द मोनोसैकेराइड प्रेजेंट इन डीएनए। तो बेटा डीएनए में प्रेजेंट है डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शुगर, तभी तो इसका नाम आ रहा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। नेक्स्ट देखें हम लोग, देखिए यहां पर ये मेरे पास, अच्छा यहां पर एक छोटा सा मैं एक स्लाइड और ऐड करता हूं। देखो अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो बेटा डीएनए में मेरे को मिलती है जो पेंटोस शुगर मिलती है, उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोस। लिख देता हूं डीऑक्सी राइबोस शुगर। मोनोसैकेराइड है, पेंटोस है, 5 कार्बन, और इस राइबोस शुगर के कार्बन एटम 1 से जुड़ता है बेटा नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस की अलग अलग स्ट्रक्चर है, मैं बी लिख देता हूं यहां पर बस। और यहां प्रेजेंट कार्बन एटम 5 से, ये जो 5 है ये CH2O, यहां पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, ये फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो मिला है इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड। अगर ये डीएनए है तो डीएनए में कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। और नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होंगे, एडेनिन होगा, ग्वेनिन होगा, साइटोसिन होगा और थाइमिन होगा। और अगर ये आरएनए है, आरएनए, तो ये जो पेंटोस शुगर है बेटा ये हो जाएगी अब राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। और इसके जो कार्बन एटम 1 पे नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा, वो नाइट्रोजिनस बेस होगा एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब क्वेश्चन क्या आता है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है जो आरएनए में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज थाइमिन। या आरएनए में कौन सा बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज यूरेसिल। बात आ रही है समझ में? चलो अब यहां पर जो मेरे पास कार्बन एटम 5 है, ये लो, यहां पे वही सेम चीज फॉस्फेट प्रेजेंट है हमारे पास, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। वो डीएनए के लिए हो गया, ये आरएनए के लिए हो गया। चलो अब अगला देखो भाई, न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन आएगी आपके यहाँ, तो अब बता देंगे 3 कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है, डीएनए में अलग है और आरएनए में अलग है। अब अगर मैं डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करूं तो डीएनए में जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां होगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड को मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए ऐसे करके एक हेलिकल ऐसे बना लेते हैं। इसका एक एंड मान लीजिए 5' है तो दूसरा एंड होगा 3'। अच्छा अब ये 5' 3' कैसे आए, देखो ये ऐसे आए कि ये जो मेरे पास देख रहे हैं आप 5th कार्बन देख रहे हो, ये वाला, ये 5th कार्बन, यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से दूसरा है, ये वाला जो 3rd कार्बन है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 कार्बन से जुड़ेगा। तो 5' 3' 5' 3' 5' 3' ऐसे चलेगा। और इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा मैं उसको ऐसे बना लेता हूं, देखिए 3' और ये 5'। तो डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होगी, डबल हेलिकल, डबल हेलिकल। और किसने दी ये दी वॉटसन एंड क्रिक, नोबेल प्राइज भी मिल गया इनको, वॉटसन एंड क्रिक, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और यहां डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है, देखो
जैसे मान लो यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है तो बेटा यहाँ प्रेजेंट होगा थाइमिन, अगर यहाँ साइटोसिन प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट होगा ग्वेनिन। मतलब जो दोनों हेलिकल हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वेनिन होंगे। तो एक्चुअली में ये होता है A+T G+C के बराबर होते हैं, चार गाप्स रूल होता है यहाँ पर। बस इतना याद रखिए आप। डीएनए में डबल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है, दो एंटी पैरेलल हेलिकल आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है और साइटोसिन और ग्वेनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इधर आ जाइए आरएनए में। आरएनए में केवल सिंगल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर है 5' और ये 3'। ठीक है। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है और जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में काम करता है। डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर या प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और आरएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। कहां पर? साइटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब ये मैंने वही सारी चीजें आपको बताई हैं। देखो जैसे ये शुगर है आपके पास, ये बेस, ये फॉस्फेट, और एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज हो रही है आप देख रहे हैं यहाँ पे। देखो ये 5' एंड है इसका, दिस इज 5', ये 3', अगेन ये 5', तो 5', 3', 5', 3', इस तरह से चलता है। और एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज बन रहा है बेटा वो है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। याद रखना, ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में जो लिंकेज बनती है बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज बनती है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। इधर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज बनती है दैट इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। याद रखिएगा नाम, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ये बनती है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में। अच्छा यहीं पर एक पॉइंट और क्लियर करूं, व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि जैसे आपके पास एक पेंटो शुगर है, ये पेंटो शुगर है, नाइट्रोजीनस बेस है यहां पर, लेकिन फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं है। अगर फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं है, केवल दो स्ट्रक्चर हैं, एक है राइबोस शुगर, एक है बेस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें फॉस्फेट मिला दिया जाए तो मिलता है न्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। देख लीजिए 2 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अगर मैं शुगर की बात करूं, देखो तो बेटा शुगर है डीऑक्सी राइबोस शुगर, यहां पर है राइबोस शुगर, देख रहे हैं आप। नाइट्रोजीनस बेस अभी बताया मैंने, ATGC यहां प्रेजेंट है, AGCU। स्ट्रैंड ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग बात करें लोकेशन की तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो आरएनए होता है बेटा वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में मेनली और न्यूक्लियस के अंदर। फंक्शन आप जानते हैं, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये 1 टाइप का है, और जो आरएनए होते हैं बेटा ये 3 टाइप के हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। 3 तरह के आरएनए होते हैं ये। और रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी फोटोकॉपी बना लेना। तो डीएनए अपनी फोटोकॉपी बना लेता है और आरएनए अपनी फोटोकॉपी नहीं बना। ऐसे समझिए, जैसे मेरे अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मेरे फादर से आई है, तो फादर का डीएनए मेरी सेल में है और माइटोकॉन्ड्रिया में है। अब ये इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में जानी चाहिए, तो क्या होता है डीएनए पहले अपनी फोटोकॉपी बना लेता है और ये फोटोकॉपी फिर ट्रांसफर कर दी जाती है आरएनए को, वो इधर फोटोकॉपी को लेकर इधर उधर घूमता है। तो डीएनए फोटोकॉपी बना लेता है, आरएनए फोटोकॉपी नहीं बनाता है, याद रखिएगा। तो ये था मेरे पास डीएनए आरएनए का डिफरेंस। अब देखिए क्वेश्चन है 3 साल लगातार 2015, 18, 21 में, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन सेल दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरियर। 2 डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए अभी थोड़ी देर पहले बताए मैंने आपको। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए अभी बताए हमने, देख लीजिएगा। आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक
बहुत छोटा सा टॉपिक भी है ये, आपके यहाँ दे रखा है एनसीईआरटी में हार्मोन्स के बारे में, तो दैट वी हैव टू डिस्कस। देखिए हार्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने यहाँ पर, देख लीजिए बहुत छोटा टॉपिक है। तो हार्मोन्स की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो देखिए हार्मोन्स है बेटा, हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल मैसेंजर। इसका मतलब क्या है कि हार्मोन्स को से हमको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, बस ये एक सेल से दूसरी सेल को कम्युनिकेशन करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन कैरी करके ले जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल मैसेंजर। दूसरा सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं भैया? ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, सिंपल सी बात। फिर देखें नेक्स्ट हम लोग, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम ही अमाउंट में रिलीज होते हैं, माइक्रो पिकोग्राम्स में रिलीज होते हैं, और कैरीड बाय ब्लड स्ट्रीम, मतलब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत छोटे से अमाउंट में ब्लड के अंदर डायरेक्ट हार्मोन रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोन्स निकलेगा एक जगह और उसका इफेक्ट दिखाई देगा दूसरी जगह। फिर देखें केमिकल नेचर टाइप देखें अगर हम लोग इसकी, तो देखिए केमिकल नेचर में सबसे पहले बात करें स्टेरॉइड्स की। हमारे पास 3 है केमिकल नेचर पे, स्टेरॉइड्स, पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो अगर मैं स्टेरॉइड की बात करूं तो हार्मोन्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, बेटा ये रिलीज होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। एक बार पढ़ लीजिएगा, इस पर अभी तक क्वेश्चन तो आया नहीं है बोर्ड में। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड से ही बेटा ये रिलीज होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखें हम लोग गोनेट्स। गोनेट्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल में अलग अलग हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं गोनेट्स की फीमेल मेल में बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं ये, और फीमेल में एस्ट्राडायोल, और एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि फीमेल के अंदर वो प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और यूटेरस को तैयार करता है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर मैं पॉलीपेप्टाइड की बात करूं यहां, तो बेटा पॉलीपेप्टाइड में मेरे पास आते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी काम करते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव की बात करूं तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन और थायरोक्सिन, ये तीनों ही अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और थायरोक्सिन जो है वो टायरोसिन अमीनो एसिड से निकाला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो डिसाइड करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक रेगुलेटरी रोल्स। देखो अब थायरोक्सिन की अगर मैं बात करूं तो ये आयोडीन डेरिवेटिव है, टायरोसिन का भी बताया मैंने। अगर आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का लो लेवल है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ज्यादा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, और हमारी बॉडी में इसको कंट्रोल किया जाता है आयोडाइज्ड सॉल्ट में सोडियम आयोडाइड मिलाकर। याद रखिएगा क्या मिलाते हैं? सोडियम आयोडाइड। तो ये हार्मोन्स बहुत छोटा सा दे रखा है एनसीईआरटी में, वहीं से मैंने ये कॉन्सेप्ट मैप निकाल के आपको दिया है। इसमें से छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन कोई बन जाए तो बन जाए, अभी तक इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो बेटा ये था अब तक बायोमोलिक्यूल के बारे में। तो अब आपको क्या करना है भैया, देखो अब आपको ये करना है कि इसको वीडियो को देख के नोट्स बनाने हैं आपको। अगर नोट्स हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो ऑन करिए और साथ में अपने नोट्स को रिवाइज करिए। कोई पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसको वहां पर मेंशन करिए। और एक चीज बता दूं आपको, लिख के रख लीजिए, पेपर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आएगा, उससे बाहर एक वर्ड नहीं आएगा। ये तो बोर्ड की बात कर रहा हूं, मैं तो नीट एग्जाम की बात कर रहा हूं आपसे। नीट एग्जाम में भी एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बाहर नहीं आता है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी रिफ्रेशर और उसके चक्कर में मत पड़िए, केवल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाइए। वीडियो पूरा देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इसमें जो है डिस्कस किया है। तो वीडियो को भैया बहुत सारे लाइक करिए, शेयर करिए, और जो जेन्युइन बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं, उन तक ये पहुंचना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं बस चैप्टर यहीं ऑफ करता हूँ, खत्म करता हूँ। थैंक यू।